हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल्स की और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये फोकस करेगा एग्जांपल्स ऑन पैरेलल लाइन, और उसका भी कौन सा पार्ट, उसका भी पार्ट नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज की एक वीडियो बनाई थी और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जितने भी पॉसिबल हो सकते थे क्वेश्चन, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को यहां पे आपके सामने वीडियो के फॉर्म में उनका सॉल्यूशन देते हुए प्रेजेंट किया है। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए ये हमारा आखिरी पार्ट है एग्जांपल्स ऑन पैरेलल लाइन पे। बस 4 ही पार्ट थे और ये अपना चौथा पार्ट है। आई होप आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे होंगे, प्रॉपर्टीज की वीडियो देखी होगी, तभी ये वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 9th के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिएगा। क्लास 9th की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उसमें जो भी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है उसको जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये बात तो आप जानते होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है? तो इसके वेबसाइट पे अवेलेबल है जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम कैसे कैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अभी तक तो आप मेरा पैटर्न समझ चुके होंगे कि पार्ट 1 में थोड़े से हल्के लेवल के क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में लेवल बढ़ाया, पार्ट 3 में लेवल बढ़ाया और पार्ट 4 में जो है लेवल को अपन मैक्सिमम रखेंगे। यानी कि यहां पे जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे इन क्वेश्चंस का लेवल दमदार है, पर हम उनको एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन जो है अपन बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। तो एग्जांपल कहता है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में जो कि आपको सामने दिया गया है, आपका जो AB है CD के पैरेलल है और वो EF के पैरेलल है। यानी कि यहां पे दिया गया है कि AB लाइन दिख गई, CD लाइन दिख गई, EF लाइन दिख गई, ये तीनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहली चीज कि क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमारा AB पैरेलल किसके है? ये पैरेलल है आपके CD के और ये पैरेलल है आपके EF के। तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट में उसने बोला है एंगल DBG X है। एंगल DBG कहां पे है? ये रहा DBG, ये वाला एंगल जो है आपको X दिया गया है। एंगल EDH आपको Y दिया गया है। अब EDH को ढूंढो तो E है, D है, H है, ये आपको Y दिया गया है। एंड देन एंगल AEB आपको Z दिया गया है। अब AEB कहां ढूंढोगे? ये रहा A, ये रहा E, ये रहा B, ये वाला एंगल छोटा सा जो एंगल बन रहा है ये आपको Z दिया गया है। तो ये 3 एंगल्स आपको वेरिएबल के टर्म्स में दिए गए। आगे उसने बोला है कि एंगल EAB 90 डिग्री है। तो EAB को ढूंढ लो, ये रहा E, ये रहा A, ये रहा B, आपको ये 90 डिग्री दिया गया है। एंड लास्ट एंगल आपको BEF दिया गया है। BEF ये वाला एंगल जो है आपको 65 दिया गया है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि यहां पे आप फाइंड करेंगे वैल्यूज किसकी? X की, Y की और Z की। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, डायग्राम में सारी चीजें गिवन है, बस आपको X, Y और Z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने गिवन लिख लिया। अच्छा, एंगल्स की भी वैल्यू लिख दिया करो, क्योंकि जब भी कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कौन सी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, दी गई है, उनको जरूर आपको लिखना चाहिए जिससे सिली मिस्टेक कहीं पे ना हो। तो और हमें क्या गिवन है? हमें यह गिवन है कि हमारा जो एंगल EAB है कितना है? एंगल EAB जो है हमारे पास 90 डिग्री है। और दूसरा हमें गिवन है, सॉरी तीसरा हमें गिवन है कि हमारा एंगल BEF जो है ये भी हमें गिवन है 65 डिग्री। बहुत बढ़िया, गिवन सिर्फ इतना ही है भैया, XYZ गिवन थोड़ी है, वो तो हमें निकालना है। अब क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे सर, आप वो बताओ। तो देखो जरा, एकदम आराम से अपन बातें करेंगे। सबसे पहली मैं बात करना चाहूंगा, यहां पे आपको मैं कहूंगा क्या आपको AB ये वाली लाइन दिख रही है? आप बोलेंगे
बोलेंगे हाँ सर दिख रही है। मैं बोलूंगा क्या आपको ये वाली लाइन दिख रही है, आप बोलेंगे हाँ सर दिख रही है। और इन दोनों लाइन में क्या आपको ये छोटी सी लाइन ट्रांसवर्सल के रूप में दिख रही है, आप बोलेंगे यस सर दिख रही है। तो एक बात बताओ, इसमें इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर दो, इसको ऊपर तो एक्सटेंड कर ही दिया है भैया, ये वाली जो लाइन है इस वाले लाइन के पैरेलल है। हाँ सर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये जो है ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब यहां जो एंगल बना है x और यहां जो एंगल बना है y, क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? यस सर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अरे भाई मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं अलग से। देखिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ऐसे आपने ट्रांसवर्सल बना दिया। यहां पे जो एंगल है x है, यहां पे जो एंगल है y है। अब डायग्राम में हम जानते हैं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो x और y क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब ये लाइन कौन सी है? ये लाइन AB है। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन CD है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे कि हमारा जो AB है, हमारा जो AB है वो हमारे CD के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। तो हम सिंपल सा लिखेंगे कि हमारा जो x होगा वो हमारे y के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे कि ये दोनों के दोनों एंगल क्या हैं? ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसीलिए ब्रैकेट में आप यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं डाल देंगे। बात खत्म। आप सिंपल सी चीज लिखोगे कि आपका x y के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण दोनों के दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये पहली चीज आ गई। अब बात आती है कि सर बाकी चीजें हम कैसे फाइंड करें। तो सुनिए, हमें तो और भी लाइनें तो दी गई हैं पैरेलल। अब कौन कौन सी लाइनों की बात करेंगे तो वो सुनिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे एक और लाइन आपके पास AB है, यस सर गिवन है। यहां पे एक और लाइन आपके पास EF है, यस सर ये भी गिवन है। और यहां पे एक बीच वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये भी हमको गिवन है। तो ऐसा करते हैं, जितनी जरूरत है उसको अपन अलग से बनाते हैं। तो ये मुझे गिवन है मेरा AB, यहां पे मुझे गिवन है मेरा EF, बहुत बढ़िया। और यहां पे कुछ इस तरीके से गिवन है मेरा ट्रांसवर्सल। अगर मैं इस ट्रांसवर्सल को इस तरफ एक्सटेंड कर दूं और इस तरफ एक्सटेंड कर दूं, अब यहां पे देखो ये एंगल कितना है? ये एंगल x है। और एक बात बताओ, ये एंगल कितना है? तो ये एंगल जो है मुझे 65 डिग्री गिवन है। एकदम ध्यान से देखना भाई, ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। हाँ सर पैरेलल है। ये जो है कौन है? ट्रांसवर्सल है। तो एक बात बताइए, जब दो लाइनें पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल ऐसी बनती है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्या इन दोनों एंगल को हम को इंटीरियर एंगल्स बुलाते हैं? यस सर, हमारे एंगल्स, ये जो दोनों एंगल है इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, इसीलिए हम उनको क्या बुलाएंगे? हम उनको बुलाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन कौन सा है पहले ये बता दो। ये लाइन AB है सर, और ये लाइन जो है हमारे पास EF है। ठीक है, तो ऐसे लाइनों का नाम लिख दो। तो हम लिखेंगे यहां पे कि हमारा जो AB है वो क्या है? वो हमारे EF के पैरेलल है। अच्छा सर आपको ये कैसे पता चला कि AB EF के पैरेलल है? तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन थी। देखिए AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, या फिर ये जो लाइन है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये बताती है कि तीनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल है। इसीलिए मैंने लिखा है कि मेरा जो AB है वो EF के पैरेलल है। भाई जब AB EF के पैरेलल हो गया तो ये दोनों एंगल्स क्या बन गए? को इंटीरियर एंगल्स बन गए, या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बन गए। जब दो एंगल को इंटीरियर होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 होता है। यानी कि हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब आप x और 65 को सम करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो मैंने लिख दिया, जब मैंने x और 65 को सम किया तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। रीजन भी लिखना पड़ेगा। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे ब्रैकेट में रीजन लिख देना, को इंटीरियर एंगल्स। आप भी पूरी ये आप ना यहां पे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, आप लॉन्ग फॉर्म में सारी चीजें लिखना कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में लिखने से कई बार जो है आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लें क्या? कर लो सर सॉल्व। 65 को LHS से RHS में भेज दो तो x की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब 180 में से 65 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? आई थिंक 180 में से 60 घटाओगे तो 120 बचेगा, और 120 में से 5 घटाओगे तो 115 बचेगा। यानी कि x की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 115 डिग्री। किसकी वैल्यू निकाल ली आपने? x की वैल्यू निकाल ली।
क्या हम यहां से y की भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं? यस, कैसे? तो यहां पे देखो, यहां पे हमने अभी अभी प्रूव किया था कि हमारा x और y क्या है, इक्वल है। हम जानते हैं कि हमारा x जो है हमारे y के इक्वल है। हमारा x कितना है? हमारा x जो है वो है 115 डिग्री, तो 115 डिग्री बराबर y। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब y की वैल्यू जो हो गई आपके पास 115 डिग्री हो गई। लो भाई, x और y दोनों की वैल्यू मैंने निकाल के रख दी। अब चैलेंज आता है कि सर आप z की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये भी बता दो। तो चलो अब अपन टास्क ले लेते हैं कि कैसे भी करके ना अपन z की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहां पे तो जगह बची नहीं है, तो इसलिए ऐसा करो अगले पन्ने पे आ जाओ। चलो बढ़िया, तो z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया z की वैल्यू आखिरकार फाइंड होगी कैसे? तो सुनिए, यहां पे इस डायग्राम में अगेन मैं लाइंस बताता हूं जो कि आप कंसीडर करोगे। पहली कौन सी लाइन है? पहली लाइन है आपके पास ये वाली जो कि AB लाइन है, और दूसरी लाइन है ये वाली जो कि आपके पास EF लाइन है, और यहां पे ये बन रहा है आपके पास कौन? ट्रांसवर्सल। तो कौन से लाइंस कंसीडर करूंगा मैं? AB कंसीडर करूंगा और EF कंसीडर करूंगा, और ट्रांसवर्सल के रूप में मैं ये वाली लाइन जो है कंसीडर करूंगा। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। क्लियर? देखो जरा, ये वाली जो लाइन है कितनी है? ये वाली लाइन मेरी AB है। यहां पे कहीं दूर जाके कौन सी लाइन है? मेरी EF वाली लाइन है, तो मैंने वो भी बना दिया। और यहां पे ट्रांसवर्सल के रूप में मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। और यहां पे अगर आपको याद होगा, इनफैक्ट आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है 90 गिवन है, यानी कि यहां पे जो ये वाला एंगल है कितना होगा? 90 होगा। अच्छा, इस वाले एंगल के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये डायग्राम में आपको पता चलेगा। देखिए, जिस एंगल की बात मैं कर रहा हूं वो एंगल एक्चुअली है कौन सा? वो एंगल एक्चुअली ये वाला है। अब ये एंगल निकालोगे कैसे? देखो जरा, यहां पे z है, यहां पे 65 है, यहां पे z है, यहां पे 65 है, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा z प्लस 65 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा एंगल z प्लस 65 डिग्री। कैसे प्लस कर दिया? अरे भाई, ये दोनों एंगल को जोड़ोगे तभी तो ये पूरा एंगल आपको मिलेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है आपकी, इसीलिए मैंने z और 65 को ऐड कर दिया, तो पूरा एंगल मुझे z प्लस 65 मिल गया। हो गई बात खत्म। यानी कि इस डायग्राम में आप क्या करोगे, यहां पे जो ये वाला एंगल है ना, इसको आप z प्लस 65 डिग्री लिख दोगे इस तरीके से। अब मेरी बात सुनना, यहां पे हम जानते हैं कि हमारा जो AB है ये EF के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन AE है, क्या मैं इसको ट्रांसवर्सल के रूप में देख लूं? हाँ सर, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे लिख लो, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि हमारा जो AB है वो हमारे EF के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। जब हमारा AB EF के पैरेलल है तो एक बात बताइए, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल कौन से कहलाएंगे? देखो जरा, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसीलिए हम इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का मतलब यह होता है कि जब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको 180 मिलना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? तो ये एंगल कितना है मालूम है ना, इस साइन का मतलब तो होता है कि वो 90 है। तो आप सिंपली यहां पे लिखोगे कि जब आप 90 को जोड़ोगे किसमें? z प्लस 65 में जोड़ोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? आपको आंसर 180 मिलेगा। रीजन भी लिखना पड़ेगा, तो रीजन के नाम पे लिख दो कि भैया ये जो है फॉर्म कर रहे हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स। बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, z की वैल्यू आ गई। कैसे सॉल्व करोगे तो वो भी देख लो। यहां पे 90 है, यहां पे 65 है, तो 90 और 65 को ऐड कर दो, तो 90 प्लस 60 होता है 150, 150 प्लस 5 होता है 155, यानी कि ये बन जाएगा z प्लस 155 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 155 को LHS से RHS में भेज दो तो z की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। अब 180 में से 155 घटाना है भाई, 180 में से 150 घटाओगे तो 130 बचेगा, और 130 में से 5 घटा दोगे तो आई थिंक 25 बचेगा, यानी कि z की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 25 डिग्री। भाई चैलेंज ये था कि आपको x y z तीनों को फाइंड करना था, और हमने चैलेंज को पूरा किया। हमने डिटेल्ड में सॉल्यूशन लिखा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया, x और y दोनों की वैल्यू यहां पे निकाली। स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर है कि वीडियो को पॉज करके लिख लो। क्लियर? चलो इसको हटा देते हैं, और यहां
यहां पे इस पेज पे आके हमने z की भी वैल्यू अच्छे तरीके से फाइंड कर ली। इसको भी वीडियो पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। बहुत बढ़िया। तो ये जो क्वेश्चन अपन ने करा है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैंने खुद देखा है कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट ये जितने भी पार्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं एग्जांपल्स ऑन पैरेलल लाइन, आपको मैंने ऑलमोस्ट 25 टू 28 एग्जांपल्स करवाए हैं। हर एक वीडियो को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए थे, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, काफी मुश्किल होता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैंने आपके इस पे ढेर सारे एग्जांपल लाए और उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपके लिए ना बचे। फिलहाल इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारे पास सवाल। तो सवाल जो है अगेन डायग्राम पे बेस्ड है, तो देखते हैं डायग्राम को, करते हैं सवाल को। तो डायग्राम कहता है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DE। इस फिगर में आपका जो AB है वो DE के पैरेलल है। अगर मैं यहां पे AB दिखाऊं तो AB जो है ये वाली लाइन है और DE जो है ये वाली लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, जैसा कि हमें डायग्राम में भी दिखाई पड़ता है। हां, अब आप बोलोगे सर AB लाइन यहीं तक है, DE लाइन यहीं तक है। भाई पैरेलल का मतलब होता है कि ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इस प्लेन में। तो क्या ये दोनों लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं कि एक दूसरे को काटेंगी? सर बिल्कुल भी नहीं काटेंगी। इसका मतलब वो दोनों क्या है, पैरेलल है। अब जैसा मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन मिले, इनफैक्ट यहां पे तो प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो प्रूव दैट के क्वेश्चन में तो गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो अपन एक एक करके लिखेंगे। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि जब आप एंगल ABC लें, जब आप एंगल BCD लें, तो वो बराबर आना चाहिए 180 डिग्री प्लस एंगल CDE के। ऐसा करके अपन को करना है प्रूफ। देखो, तो सबसे पहले तो अपन गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि गिवन लिखना बहुत जरूरी है। तो कायदे से देखोगे तो गिवन के नाम पे ना सिर्फ एक ही चीज आपको गिवन है, और वो ये गिवन है कि आपका AB जो है DE के पैरेलल है। तो आप यहां पे लिखोगे कि हमारा AB जो है वो हमारे DE के पैरेलल है, बात खत्म। ओके, अब यहां पे गिवन हो गया, उसके बाद लिखाता है टू प्रूव। टू प्रूफ का मतलब है कि कौन सी चीज आप प्रूफ करना चाहते हैं। तो आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? आप ये वाली चीज प्रूफ करना चाहते हैं, तो इस चीज को आप यहां पे लिख दीजिए। चलो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ABC, ये हो जाएगा प्लस एंगल BCD। कितने के बराबर आना चाहिए? तो बराबर आना चाहिए 180 डिग्री प्लस एंगल CDE के बराबर। तो हमने इस तरीके से दोनों को लिख दिया, जो भी चीज हमें गिवन प्रूफ करनी थी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? अब आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जब मैंने क्वेश्चन को ये स्लाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ना, तो गलती से यहां पे कंस्ट्रक्शन आपको दिख गया होगा। ये कंस्ट्रक्शन आपको यहां पे करना ही पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? तो सुनिए, यहां पे जो CF है आप देख सकते हो, ये जो CF है ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ऑल्दो डायग्राम में यहां पे विजिबल था, क्योंकि जब मैंने डायग्राम कॉपी किया वहां से, तो यहां पे ये खुद ब खुद आ गया। ठीक है, पर आपको ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एग्जाम में डायग्राम में आपको ये डॉटेड डॉटेड लाइन नहीं मिलेगी, ये आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमारा CF जो है वो हमारे AB के पैरेलल हो। इस तरीके से अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी चीज आप कंस्ट्रक्ट करते हो उसको एक अलग हेडिंग बना के लिखना ही पड़ता है। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कि आपका जो CF है ये किसके पैरेलल होना चाहिए? तो ये आपके AB के पैरेलल होना चाहिए। तो हमने लिख दिया CF पैरेलल टू AB। क्लियर है? और तो कुछ नहीं कंस्ट्रक्शन करना, नहीं। आ जाइए, अब इसके बाद आएंगे हम प्रूफ पे कि भैया कंस्ट्रक्शन तो हो गया, प्रूफ क्या करोगे ये तो बताओ। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि यहां पे हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन किया है कि हमारा CF जो है वो हमारे AB के पैरेलल है। ठीक है, और हमें गिवन था कि हमारा AB जो है वो DE के पैरेलल है। तो लिखते हैं CF AB के पैरेलल है और हमारा जो AB है वो हमारे DE के पैरेलल है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, CF AB के पैरेलल है, AB DE के पैरेलल है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन आप करोगे तो आप लिख सकते हो कि आपका जो CF है वो एक्चुअली आपके DE के पैरेलल है। मैंने कंबाइन किया है इन दोनों स्टेटमेंट्स को, बस CF पैरेलल टू AB, AB पैरेलल टू DE। तो कंबाइन करेंगे दोनों स्टेटमेंट को, तो आप लिखेंगे कि आपका जो CF है
वो आपके डीई के पैरेलल है, तो वो चीज मैंने यहां पे लिख दी, बाद में बहुत काम आएगा ये। फिलहाल तो इन सारी चीजों को करने के बाद अपन आते हैं अपने प्रूफ पे, तो उसके लिए अपन पन्ना यहां पे पलट लेते हैं। अब देखो डायग्राम में ना कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो अपन को बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अभी के लिए मुझे पूरा डायग्राम कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना डायग्राम कंसीडर करूंगा जिसको मैंने यहां पे रेड कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है। तो अगले पेज पे सिर्फ इतने ही पोर्शन ऑफ डायग्राम को मैं बनाता हूं। चलो आ जाओ, देख लो जरा, ए बी सी एफ, बस इतना चाहिए अपन को। तो हमने यहां पे बना लिया, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया हमारे पास एफ। इस तरीके से हमने डायग्राम का सिर्फ इतना पोर्शन बनाया। अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम में हम जानते हैं कि हमारा जो ए बी है वो हमारे सी एफ के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किया था, तो हम लिखेंगे कि हमारा जो सी एफ है वो हमारे ए बी के पैरेलल है। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, कि आपने ये जो चीज है ना कंस्ट्रक्ट की थी, आपको ये चीज गिवन नहीं था, तो आप ऐसे डायग्राम में ये लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सटेंशंस देना चाहूंगा। एक्सटेंशंस याद है ना, मतलब उसको हल्का सा मॉडिफाई करना कि चीजें हमें समझ में आ सके। तो देखिए मैं कहूंगा कि यार इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, और इसको भी एक्सटेंड कर दो। अब एक बात बताओ, ये डायग्राम आपको क्या दिख रहा है? सर ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल है। भाई दो लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बनाते हैं को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल लाई करते हैं आपके ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बार बार वही यूज हो रहा है। देखिए दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल बनाते हैं। अब यहां पे हमें इन दोनों एंगल का नाम रखना पड़ेगा। तो देखो इस एंगल का नाम तो मैं रख सकता हूं ए बी सी। अब बचपन से एंगल पढ़ते आए हो तो इतना तो मालूम है कि एंगल का नाम कैसे रखते हैं। तो भाई इस एंगल को अपन बोल देंगे ए बी सी। अच्छा इस एंगल को क्या बोलोगे? तो इसको बोल सकते हो बी सी एफ। बात खत्म। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया बी सी एफ। इन दोनों का सम कितना? इन दोनों का सम 180। चलो तो यहां पे लिख देंगे हम कि जब आपने एंगल ए बी सी का सम किया एंगल बी सी एफ से, तो आपको कितना मिला? आपको यहां पे मिल जाएगा 180 डिग्री। बात खत्म। ब्रैकेट में रीजन हमेशा लिखाता है, तो रीजन क्या डालोगे? रीजन यहां डालोगे आप को इंटीरियर एंगल्स। आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, आप इसको पूरा लिखिएगा, एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। फिलहाल इतनी चीजें हमने यहां पे लिख ली। अब क्या करोगे सर? अब ये बताओ। तो सुनो, यहां पे अपन बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं, पर पहले थोड़ा सा डायग्राम को और देखना पड़ेगा। आ जाइए, तो पहले थोड़ा सा डायग्राम को और देखते हैं, और एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम फोकस से, एकदम ध्यान से देखना। इधर देखो, यहां पे अभी अभी आपने देखा कि सर ने इतना पोर्शन कंसीडर किया जिसमें सर ने ये वाला एंगल लिया है जिसको सर बुलाते हैं BCF। यस सर, बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको यहां पे एक और एंगल दिखाना चाहूंगा, ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं। जस्ट ए सेकेंड, कौन सा एंगल? मैं आपको उसको विजिबल करवाता हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं इस पूरे एंगल की। क्या आप इस पूरे एंगल को देख पा रहे हैं जिसको मैंने पर्पल से मार्क करा? अच्छा, इस एंगल का नाम क्या रखोगे? तो बच्चे इस एंगल का आप नाम रखेंगे BCD। आप देख चुके हैं, क्या रखेंगे इस एंगल का नाम? इस एंगल का नाम रखेंगे हम BCD। देखा कि नहीं देखा? सर दिख गया। यहां पे मैं एक छोटा सा रिलेशन आपके लिए प्रूव कर देता हूं, यहीं पे प्रूव करूंगा, वहां पे प्रूव करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। एकदम ध्यान से देखना। देखो एक और एंगल मैं आपको दिखा देता हूं ब्लैक कलर से, वो ये वाला एंगल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे ना 3 एंगल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। कौन से 3 एंगल्स बनाए हैं? तो एक एंगल मैंने आपके लिए बनाया है BCF, जो कि आप देख सकते हो, ये देखो BCF। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये है आपके पास एक है BCF। दूसरे एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला FCD। क्या FCD दिख रहा है आपको? जो ब्लैक कलर से मार्क किया है वो छोटा सा एंगल FCD, ये छोटा सा एंगल एक है आपके पास FCD। और एक तीसरा एंगल मुझे दिखता है, मालूम है कौन सा है तीसरा एंगल? वो है मेरे पास BCD। देख लीजिए, BCD आपको दिखेगा, ये B है, ये C है, ये D है, यानी जो पर्पल से मार्क किया है वो मेरे पास BCD है। यानी कि तीसरा एंगल हो गया मेरे पास BCD। तो ये 3
3 एंगल्स यहां पे बन रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यार इन 3 एंगल्स में क्या रिलेशन है? कौन से 3 एंगल्स में? ये जो 3 एंगल्स मैंने बनाए हैं, इन 3 एंगल्स में क्या रिलेशन है? तो आप बोलेंगे सर रिलेशन बहुत सिंपल है। जब आप BCF मतलब ये लाल वाला और FCD मतलब ये काला वाला, तो लाल वाले को और काले वाले को जब जोड़ोगे तो आपको ये पर्पल वाला मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब BCF को और जब FCD इन दोनों को जोड़ोगे तो कौन सा एंगल मिलेगा? BCF और FCD को जोड़ोगे तो आपके पास BCD वाला एंगल मिलेगा। यानी कि अगर रिलेशन मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, ये जो पर्पल वाला पूरा एंगल है यानी कि BCD जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? लाल वाले और ब्लैक वाले के। तो लाल वाला क्या है? लाल वाला आपके पास है BCF और ये काला वाला कौन सा है? काला वाला है FCD। तो इस तरीके से आप रिलेशन लिख सकते हैं। यहां पे डायग्राम में देखोगे ना तो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो जाएंगी कि BCD जो है, BCD पूरा ये बराबर होगा, ये छोटा सा एंगल BCF और ये छोटा सा एंगल FCD। बस इतना रिलेशन अपने को चाहिए। इस रिलेशन को हम अगले पेज में यहां पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल BCD है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एंगल BCF और प्लस एंगल FCD। अब देखना मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यहां पे देखो, इस BCF को यहीं पे रहने दो, FCD को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। चलो ले आओ। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एंगल BCD माइनस एंगल FCD बराबर एंगल BCF। क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? आप अभी देख लीजिए। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि हमारा जो एंगल BCF होगा वो किसके बराबर होगा? तो BCD इस तरफ था, FCD इस तरफ था, FCD को आपने इस तरफ भेज दिया तो वो प्लस से किस में आ गया? माइनस में आ गया। यानी कि BCD क्या बन गया? BCD में से माइनस हुआ FCD और वो बराबर किसके आया? BCF के बराबर आया। ये रिलेशन मैंने यहां पे लिख दिया। बहुत जरूरी रिलेशन है ये। अच्छा, इस रिलेशन में हल्का सा मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूं, मैं बस चीजों को रिवर्स कर देता हूं। रिवर्स करने का मतलब जो अभी राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं, और जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में है मैं उसको राइट हैंड साइड में लिख देता हूं। यानी कि ये जो इक्वेशन है आपके सामने बनेगी कि एंगल BCF जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भैया? वो इक्वल होगा BCD माइनस एंगल FCD के इक्वल होगा। ये रिलेशन की मैं बात आपसे कर रहा था, बस मैंने यहां पे रिवर्स किया है। LHS को RHS में, RHS को LHS में, बस इतना काम मैंने किया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम और बचा है। सुनिए, इसी डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में से मैं कुछ चीजों को हटाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि यार एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दिख रहा है क्या आपको? और यहां पे एक छोटा सा लाइन ये है, और हम जानते हैं कि हमारा जो CF वाला लाइन है हमारे DE के पैरेलल है। कैसे जानते हैं? तो यहां पे मैंने प्रूफ किया था कि CF जो है आपके DE के क्या है? पैरेलल है। तो इस डायग्राम में से जितना पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन आप यहां पे बनाइए। चलो बनाते हैं। तो यहां पे आपके पास कहीं C था, एकदम ध्यान से देखना, C था, ये आपके पास F गया, आप ऊपर गए, एक सेकेंड डायग्राम को देखने दो, C, ओहो गड़बड़ हो गई, CFD, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ये था आपके पास C, ये था आपके पास F, ये था आपके पास D और ये था आपके पास E। डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से आपके सामने बना है। अब देखना जरा, अभी इस डायग्राम में अपन जानते हैं कि हमारा जो CF है वो किसके पैरेलल है? हमारे DE के पैरेलल है। हमने प्रूफ किया था स्टार्टिंग के लाइनों में। तो यहां पे कुछ एक्सटेंशंस दे देता हूं डायग्राम को, जैसे कि मैंने इस केस में दिया था। एक्सटेंशंस कैसे दोगे? तो इस वाले लाइन को आगे बढ़ा दो, इस वाले लाइन को ऐसे पीछे बढ़ा दो, क्लियर है सर? और ये वाली जो लाइन है इसको ऊपर बढ़ा दो और इस वाली लाइन को नीचे बढ़ा दो। तो एक बात बताओ, ये डायग्राम देख के आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि जो दो पैरेलल लाइनें हैं इन पे कौन कट कर रहा है? इन पे ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। सर बिल्कुल दिखता है। अब यहां पे मैं दो एंगल्स बना देता हूं आपके लिए, उनको भी देखिए। एक एंगल मैं आपके लिए पर्पल कलर से बना देता हूं, ये वाला। कौन सा एंगल? ये वाला। अच्छा, इस एंगल को आइडेंटिफाई करो फटाफट। ये एंगल कौन सा एंगल है? FCD, ये वाला एंगल है। और एक और एंगल बनाता हूं मैं आपके लिए, ये वाला। इसको भी फटाफट आइडेंटिफाई करिए। क्या नाम रखेंगे? क्या मैं इसको बोल सकता हूं CDE? यस सर। अगर आप इसको FCD बोल रहे हो, अरे कहां गया भाई, कुछ मिट गया क्या? हाँ, ये अगर आप इसको FCD बोल रहे हो तो इसको क्या बोल दोगे? इसको आप CDE बोल दोगे। अब एक बात बताओ, ये
दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो पैरेलल लाइन पे जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ये उल्टे में है, इंटीरियर है और उल्टे में है, यानी कि ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बुलाएंगे। तो जब भी पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल बनती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी कि क्या? यानी कि इसका मतलब यह है कि सर आपका जो ये एंगल है, कौन सा एंगल? आपका जो एंगल FCD है, कौन सा एंगल? जो आपका एंगल FCD है, किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब इस वाले एंगल का नाम क्या रखना चाहते हो? थोड़ा क्वेश्चन में देख लो। इस वाले एंगल का नाम रख देना CDE। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम रखोगे इस एंगल का? इस एंगल का नाम रख देना CDE। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा FCD जो है वो हमारे एंगल CDE के बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे कि भैया ये दोनों एंगल फॉर्म करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या फॉर्म करते हैं? दोनों एंगल्स फॉर्म करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वहां पे अपन ने रिलेशन लिख दिया। इसको ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दो जिससे आप देख पाओ। अब इस रिलेशन का फायदा क्या है वो समझना। देखो यहां पे आपके पास एक रिलेशन लिखा था मैंने। इस रिलेशन में मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि आपका BCF जो है वो BCD माइनस FCD है। यस सर, आपने लिखा था BCF जो है BCD माइनस FCD है। और अभी अभी मैंने देखा कि मेरा जो FCD है वो तो CDE के बराबर है। देखो जरा, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो FCD है वो CDE के बराबर है। यानी कि इस वाले रिलेशन में जहां पे FCD है वहां पे तुम क्या डाल दो? वहां पे तुम CDE डाल दो। अरे लो, गायब ही कर दिया मैंने। यहां पे FCD की जगह क्या डाल दो? तुम CDE डाल दो, क्योंकि यहां पे हमने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। अब आ जाओ इस रिलेशन के फाइनल रूप पे। तो इस रिलेशन का जो फाइनल रूप होगा वो ये होगा कि ये तो LHS में BCF रहेगा, कोई इशू नहीं। यहां पे इक्वल टू में BCD रहेगा, कोई इशू नहीं। ये जो FCD है इसकी जगह क्या डाल दो सर? इसकी जगह सर आप CDE डाल दो, तो बात खत्म। ये FCD की जगह मैंने यहां पे जस्ट अ सेकंड, यहां पे क्या डाल दिया? CDE डाल दिया। और ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गया जिसका मैं इस्तेमाल अब करूंगा। बहुत बढ़िया। अब अगले पेज पे ध्यान से देखना कौन से इक्वेशंस लिखूंगा। एक ये वाला इक्वेशन लिखूंगा और एक ये वाला इक्वेशन लिखूंगा। सिर्फ यही दोनों इक्वेशन से अब मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो लिख लेना है पेज पे। चलो आ जाए, बस इक्वेशन को देख लो। पहला क्या है? ABC BCF। ठीक है, क्या है पहला? पहला है एंगल ABC BCF। तो लिखते हैं पहला है ABC और दूसरा है एंगल BCF। कितने के बराबर है? आई थिंक 180 डिग्री के बराबर था। अब दूसरा रिलेशन बता दो मुझे। दूसरा रिलेशन है BCF बराबर BCD माइनस CDE। तो लिख देते हैं कि भैया दूसरा रिलेशन कहता है कि जो BCF है वो किसके बराबर है? चेक कर लेते हैं एक बार। वो बराबर है BCD माइनस CDE। वो बराबर है BCD और यहां पे है माइनस CDE। जबरदस्त। अब इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करोगे एकदम ध्यान से देखना। देखो भाई, इसमें ABC की जगह ABC रहने दो, कुछ नहीं कर सकते। पर यहां पे जो BCF है भैया ये तो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो BCF की वैल्यू क्या गिवन है? BCD माइनस CDE। BCF की वैल्यू क्या गिवन है? BCD माइनस CDE। यानी कि ये जो BCF है ना, इसकी जगह आप उस चीज को यहां पे रख देंगे। तो देखिए यहां पे नीचे आ गया कौन? नीचे आ गया ABC। कोई छेड़खानी नहीं करनी यहां पे। यहां पे BCF की जगह क्या आ गया? वो वाली चीज। कौन है वो वाली चीज? तो वो वाली चीज है BCD माइनस CDE। और ये कितने के बराबर है? तो भैया राइट हैंड साइड तो सेम है, 180 डिग्री के बराबर है। बात खत्म। अब क्या करोगे? तो ये जो CDE माइनस में है इसको राइट हैंड साइड में भेज दो भाई। चलो भेज देते हैं। तो देखो क्या बना। ये बना आपके पास ABC, ये यहां पे आपके पास BCD बच गया और ये जो CDE है इसको LHS से RHS में भेज दिया। तो ये बन चुका है 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। क्या बन चुका है? वो बन चुका है 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। और यहां पे जो है इस फाइनल इक्वेशन पे आप आ चुके हैं। अब एक बात बताइए, ध्यान से इस इक्वेशन को देखो। ABC BCD 180 CDE, ठीक है। और ध्यान
से इस इक्वेशन को देखो, ABC BCD 180 CDE, यानी कि जो चीज हमें टू प्रूव करनी थी, जो चीज हमें पता करनी थी कि भैया है या नहीं, उसी चीज को हमने यहां पे प्रूफ कर दिया है और सिंपल काम किया है, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं किया है। हां, मुझे इसको समझाना पड़ा डिटेल में, इसीलिए मैंने वीडियो में थोड़ी सी बातें आराम से की जिससे आपको समझ में आए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब ऐसा करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं चीजों को लिखने का, जिससे कहीं पे कुछ भी चीजें ना छूटे। तो क्वेश्चन को आप एकदम यहां से स्टार्ट करिएगा, लाइन बाय लाइन स्टार्ट करिएगा जैसे मैंने किया है, कुछ मत छोड़ना, ठीक है। तो ये लिख लिया है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इसको लिखने के बाद यहां पे आ जाना, सारी बातें लिखना एग्जैक्टली उसी फैशन में लिखना जिस फैशन में मैंने लिखा है, एक भी स्टेप्स मिसिंग नहीं है। लिख लिया है, बढ़िया। और इसके बाद लास्ट में इस वाली लाइन पे आ जाओ और ये भी सारी चीजें लिख लो, कहीं पे कुछ भी स्किप मत करना। कर लिया, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अपना ये क्वेश्चन जो है ना खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो ये वाला एग्जांपल जो है बढ़िया एग्जांपल था, दिखने में सिंपल था, सॉल्यूशन भी सिंपल है, बस उसको एक बार अंडरस्टैंड अगर आप कर लेंगे ना, फिर तो चीजें जो है बहुत आसान हो जाएंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के बाद अपन बढ़ सकते हैं एक और सवाल की तरफ, एक और एग्जांपल की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जांपल क्या कहता है। तो एग्जांपल कहता है कि इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है आपके सामने, जो फिगर गिवन है, इसमें एंगल ABC जो है 80 डिग्री के बराबर है। दिख रहा है क्या एंगल ABC? यस सर दिख रहा है। चलो लिखते चलो, जो चीज गिवन है ना लिख डालो भैया। सबसे पहले ये गिवन है कि हमारा एंगल ABC जो है ये हमें 80 डिग्री के बराबर है। बहुत बढ़िया। उसी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा दूसरा चीज, कौन सा एंगल? आपको दिख रहा होगा एंगल DEF। ये कितने के बराबर है? तो ये बराबर है आपके पास 45 डिग्री के। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कुछ गिवन है क्या? और कोई एंगल गिवन है क्या? हाँ, एक और एंगल यहां पे आपको उन्होंने बना के दे दिया है 35 डिग्री। वो उन्होंने यहां पे तो नहीं लिखा, पर हाँ डायग्राम में उन्होंने यहां पे बना के दे दिया है। कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में कि वो आपको कोई एंगल जो है ना क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे, पर हाँ ऐसे डायग्राम में वो चुपके से बना के देंगे, जिससे आपकी एनालिसिस पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आप उस एंगल को ढूंढ पाए। तो ये कौन सा एंगल है? अगर इस एंगल को ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है, सॉरी फॉर दिस ड्राइंग, ये जो एंगल है ये एक्चुअली PQE है। कौन सा एंगल है? P है, Q है, E है। तो ये एंगल एक्चुअली आपके पास कौन सा है? PQE है। तो यहां पे लिख लो कि भैया ये भी गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है आपके पास कि एंगल PQE जो है कितने के बराबर है? कितने के बराबर है भैया? 35 डिग्री के बराबर है। ये तीनों चीजें जो हैं आपके गिवन आ गई। अब जब गिवन हो चुका है तो बात आती है कि हमको प्रूफ करना है। लो भाई, ये भी प्रूफ का क्वेश्चन है, यानी गिवन टू प्रूफ सब लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा नहीं, अच्छा लिख तो दिया है सर आपने, बस थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन जमा के लिख लेते हैं। ये चीज हो गई आपकी गिवन, ठीक है, माफ कर देना, ऑल्दो एक लाइन में लिखनी चाहिए थी, मैंने नहीं लिखा, बट ये चीज क्या है? आपकी गिवन है। क्लियर? क्लियर। आ जाओ, क्या प्रूफ करना है उसको यहां पे लिख दूं? लिख दो सर, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? हमेशा याद रखना, जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आए ये ऑर्डर जरूरी है। आपको प्रूफ करना है कि जो आपका PD है वो किसके पैरेलल है? वो आपके BA के पैरेलल है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। चलिए भैया, तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, तो ऐसा करो ना, प्रूफ पे आ ही जाओ। क्या यहां पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत है सर? नहीं है। अभी मेरा पूरा फोकस जो है इस डायग्राम में एक छोटे से ट्रायंगल पे है। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉपर्टी ऐसी लगेगी जिस प्रॉपर्टी को अपन ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ते थे। ऑल्दो वो प्रॉपर्टी आप जानते हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अगर दुनिया में आपके पास कोई सा भी ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल, मैं किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, किसी भी, अगर दुनिया में आपके पास कोई सा भी ट्रायंगल है और उसके तीनों एंगल के सम को करते हैं आप, मतलब तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं, तो हमेशा आपको 180 डिग्री मिलता है। दिस इज ट्रू ऑलवेज। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सुनिए। यहां पे मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बना लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मान लो ये एंगल जो है आपने कर दिया कि यार ये एंगल जो है ना 80 डिग्री है, ठीक है भाई, 80 डिग्री है। आपने बोला कि ये एंगल जो है ना यार 60 डिग्री है, ठीक है 60 डिग्री है, तो आपको ये एंगल मजबूरन 40 डिग्री लेना ही पड़ेगा। रीजन समझिए, रीजन ये है कि जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे, तीन एंगल है, एक एंगल ये है, एक
एंगल ये है, एक एंगल ये है, अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 180 मिलेगा। तो जोड़ दो तीनों को, देखो 180 होता है कि नहीं। आपने 80 किया, आपने 60 किया, आपने 40 किया, चलो ऐड करते हैं। 80 प्लस 60 कितना हो गया? 140 हो गया। 140 में आपने 40 ऐड किया, आपको कितना मिल गया? आपको 180 मिला। यानी कि हमने यहां पे ये समझा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे हमको 180 मिलता है। इस प्रॉपर्टी की पढ़ाई अपन और करेंगे आने वाले वीडियोस में, पर अभी मैंने हल्का सा इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ये नहीं सोच के पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि अरे बच्चे ने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी नहीं होगी, बच्चा भूल गया होगा, तो इसको हम नहीं पूछते। वो पूछ लेंगे, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि एग्जाम में जनरली टीचर्स का फोकस ये रहता है कि उन क्वेश्चनों को पूछा जाए जिन क्वेश्चन पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आते हैं, जहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आ गया, वर्टिकल भी आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी भी आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं आपके टीचर लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने इस चीज को, इस क्वेश्चन को यहां पे डाला है। फिलहाल तो यहां पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। बहुत बढ़िया बात है। तो चलो अपन यहां पे एक ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। कौन से ट्रायंगल को पकड़ोगे सर? तो ये वाला छोटा सा जो ट्रायंगल है ना, मैं इस छोटे से ट्रायंगल की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। अलग से भी बना देता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे ये आपके पास P है, अगर यहां जाओगे तो Q है, और अगर ऐसे नीचे आओगे तो आपके पास E है। इस छोटे से ट्रायंगल की बात चल रही है। क्लियर है? कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है PQE। तो यहां पे लिख दो भैया, प्रूफ में लिख दो कि हमने कंसीडर किया है। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है? हमने कंसीडर किया है ट्रायंगल PQE। दिख गया क्या आपको? हां सर दिख गया। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल बना दीजिए, कितना है? 35 डिग्री है सर। ये वाला एंगल कितना है सर? 45 डिग्री है। जबरदस्त। अब यहां पे कुछ एंगल्स का नामांकन कर दो जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि ये वाला जो एंगल है ना, आप इस एंगल को 1 बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? आप इस एंगल को 1 बोल दीजिए। और ये वाला जो एंगल बन रहा है, आप इसको 2 बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? 2 बोल दीजिए। डायग्राम में आई थिंक आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट आप समझ गए होंगे कि अगर यहां पे 2 बोला है सर ने, तो सर इसकी बात कर रहे हैं कि सर इस एंगल को जो है 2 बोल देंगे। अब दिख गया डायग्राम में, ये ऊपर 1, ये उसके ऑपोजिट में कौन सा? 2 है। अरे सर 1 और 2 क्या है? हमें मालूम है क्या है, पर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इधर आ जाओ, देखना ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, एक 45 है, एक 35 और एक एंगल 2 है। इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए सर? 180 होना चाहिए। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपने अभी पढ़ाया कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें 3 एंगल है, तो उन तीनों एंगल का सम 180 तो होगा ही होगा। तो बस यहां पे लिख दो। क्या लिखो? आप लिखोगे कि जब आप एंगल 2 को जोड़ोगे 45 में, और जब आप इसको जोड़ोगे 35 में, तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। अब रीजन लिखना भैया कंपलसरी है, बिना रीजन लिखे बढ़ नहीं सकते आगे। तो क्या रीजन लिखोगे? रीजन लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है? तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल की। तो यहां पे पूरा नाम लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप इस तरीके से यहां पे लिख दोगे। क्लियर है चीजें? हां सर क्लियर है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। क्या इसको सॉल्व करा जा सकता है? यस सर बिल्कुल सॉल्व करा जा सकता है। कैसे? तो ये देखो, ये तो 2 रहेगा, यहां पे 45 और 35 को जोड़ दो। 45 और 35 को जोड़ो जरा। 40 प्लस 30 70, 75 प्लस 5 80, यानी कि ये बनेगा एंगल 2, ये बनेगा 80 डिग्री। और ये कितने के बराबर होगा? ये 180 डिग्री के बराबर होगा। 80 को LHS से RHS में भेज दो, तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 180 में से 80 घटाओगे कितना मिलेगा? 100 डिग्री मिलेगा। यानी कि एंगल 2 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है आपके पास 100 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है। यानी कि अगर इस डायग्राम में बात करूं तो एंगल 2 जो है मेरा 100 डिग्री है। तो एंगल 2 दिखाऊं क्या मैं आपको? चलो देख लो। अगर मैं अभी इस डायग्राम को हटा नहीं रहा हूं, पूरा फोकस इस डायग्राम पे रखना। इस डायग्राम पे ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल, छोटा सा एंगल दिख रहा है। अब मैं लिख देता हूं एंगल 2। देखिए बड़े से बना दिया। ये है मेरे पास एंगल 2, कितना है? 100 डिग्री है। अभी याद कर लो, अभी रट लो। अभी ध्यान से सुनो, यहां पे आपको एक लाइन दिख रही है और यहां पे आपको दूसरी लाइन दिख रही है। दिखी या नहीं दिखी? जल्दी बताओ। दिख
गई सर, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइनें क्या करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दोनों लाइनें क्या करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। भाई जब दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पे छोटी सी बात करूं कि मेरा एंगल 1 जो है वो मेरे एंगल 2 के बराबर होगा। कौन सा एंगल, मेरा एंगल 1 जो है मेरे एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या फॉर्म करेंगे, वो दोनों के दोनों फॉर्म करेंगे मेरे कौन से एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखिए, तो भैया 1 और 2 जो है बराबर हैं, और दोनों कितने के बराबर, तो 2 की वैल्यू तो निकाल ली सर जी ने 100, इसका मतलब 2 की वैल्यू 100 है, इसका मतलब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, ये भी तो 100 है, तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली हमने कितनी, 100 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब पूरा खेल जो है ना आ चुका है आपके इस छोटे से डायग्राम पे, तो पूरा अपन स्टडी करेंगे इस डायग्राम पे। एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट इस डायग्राम पे है, और इस डायग्राम में सिर्फ उसी पोर्शन को मैं मार्क करूंगा जो हमें जरूरत है। जैसे कि मुझे जरूरत है ये, मुझे जरूरत है ये, और मुझे जरूरत है ये, और ये वाला एंगल कौन सा था, जल्दी बताओ ये एंगल कौन सा था, तो सर ने इस एंगल को कंसीडर किया था 1। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ इतने ही पोर्शन को मैं बना रहा हूं, ठीक, सिर्फ इतना पोर्शन मैं बनाऊंगा। चलो आ जाओ, और ऐसा एक और छोटा सा काम कर लो, एक और छोटा सा, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ये जो इतना एंगल है ना, ये वाला एंगल, चाहो तो इस एंगल का नाम 3 दे सकते हो, देखते हैं देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा देना तो अपन ऐसे ही काम चला लेंगे। फिलहाल पहले अपन इस पूरे डायग्राम को बनाते हैं। कहां पे, अगले पेज पे। तो ए है, बी है, पी है, डी है, ए बी पी डी क्या है, ए है, बी है, पी है, डी है, ए है, बी है, पी है और डी है। ये है बन रहा अपने पास कौन, डायग्राम। क्लियर, क्लियर, पूरा फोकस रखना। अगर इस डायग्राम में मैं बात करूं तो ये एंगल मुझे गिवन था कितना है, 80 है, और ये एंगल मैंने लिया कौन सा था, ये एंगल मैंने लिया था एंगल 1, और अभी अभी मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली आपके सामने 100, यानी कि ये एंगल कितना है, मेरे पास 100 डिग्री है। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो, और इन लाइनों को थोड़ा सा एक्सटेंशन दो। इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, और इसको एक्सटेंड कर दो। इस तरीके से अपन ने एक्सटेंशंस जो है यहां पे पूरे किए। कोई डाउट तो नहीं, नहीं सर कोई डाउट नहीं। अब इस पूरे फिगर में पूरा जो खेल है वो खेल इन दोनों एंगल्स का है। क्यों, क्योंकि सर इन दोनों एंगल का सम तो 180 हो रहा है। क्या हो रहा है, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है। सर 180 होने से ऐसा क्या फायदा हो गया, तो अगर इन दोनों एंगल्स के मैं नाम रखने की बात करूं तो क्या आप नाम रख देंगे, हां सर बड़ा आसान है नाम रखना। ये एंगल हो गया एबीपी, हां देखो एबीपी, ये एंगल हो गया एबीपी, लिख लो भाई। आपके पास एंगल ए है, बी है, पी है, और दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल है बीपीडी। दूसरा एंगल कौन सा है, बीपीडी। तो लिख दो भाई कि दूसरा एंगल जो है सर वो है आपके पास बीपीडी। ये दोनों एंगल आपके सामने हैं, एबीपी पहला है, बीपीडी जो है दूसरा है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों लाइनें हैं, अभी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ऐसा कहीं पे भी गिवन नहीं है। बिल्कुल भी मत सोचना कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, इनफैक्ट हमको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो अभी ये मत सोच लेना कि पैरेलल है, तुम्हारी आंखों को दिखाई दिए इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है, समझ रहे हो ना बात। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। अब इन दोनों लाइनों पे भले ही पैरेलल नहीं है पर ट्रांसवर्सल तो बन सकता है। मैंने आज तक ऐसे शब्द तो इस्तेमाल नहीं किए हैं कि जब तक लाइनें पैरेलल नहीं होंगी तब तक ट्रांसवर्सल नहीं बनेगा। ऐसा कभी बोला कि आज तक नहीं बोला सर आपने। यानी कि ये दोनों लाइनें हैं और इन दोनों लाइनों पे ट्रांसवर्सल बना है। भाई जब लाइन पे ट्रांसवर्सल बनता है तो जो अंदर वाले एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं उनको क्या बुलाते हो, उनको बुलाते हो को इंटीरियर एंगल्स। क्या बुलाते हैं उनको, को इंटीरियर एंगल्स। यानी कि मैं इन दोनों एंगल की अगर बात करूं तो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, ये दोनों एंगल्स आपके पास हैं को इंटीरियर एंगल्स। ऐसा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। क्या है एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब एक बात सुनिए, अगर ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल हैं तो दोनों का सम बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है, तो पहले सम निकालो। तो सर ये है आपके पास एबीपी और ये है आपके पास बीपीडी। आपने इन दोनों का सम निकाला, देखिए जरा
जनाब इधर एबीपी की वैल्यू बताओ, वो रहा सर 80 डिग्री, बीपीडी की वैल्यू बताओ, वो रहा सर 100 डिग्री, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही आपने दोनों को ऐड किया तो आपने देखा कि हमारा एबीपी हमारा बीपीडी जुड़ के बनता है 180 डिग्री। जुड़ के कितना बनता है? 180 डिग्री। ये हमने उस डायग्राम से देख के कंफर्म कर लिया, एबीपी प्लस बीपीडी बराबर 180 डिग्री। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सर फायदा क्या हुआ इससे? तो भाई ये दोनों एंगल्स कैसे थे? को इंटीरियर एंगल्स थे। को इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 180 है। क्या कभी मैंने आपको एक थ्योरम का कन्वर्स पढ़ाया था? कौन से थ्योरम का कन्वर्स? तो मैंने कभी आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो, उन पे एक ट्रांसवर्सल हो, तो जो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। यस सर, आपने पढ़ाया था कि लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बनी है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 बनेगा। क्या मैंने इस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ाया था? यस सर, आपने कन्वर्स पढ़ाया था और आपने बोला था कि अगर दो लाइनें हो, तुमको नहीं मालूम पैरेलल है या नहीं, पर अगर उनके कोई इंटीरियर का सम 180 है, इसका मतलब लाइनें कैसी है? पैरेलल है। बात समझ रहे हो? अगर को इंटीरियर का सम 180 है तो लाइनें कैसी है? लाइनें पैरेलल है। और सर यही चीज तो यहां पे हो रही है। यहां पे हमारे को इंटीरियर का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। भाई तुम्हारे को इंटीरियर का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब ये जो AB वाली लाइन है, ये हमारे PD वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हमारा जो AB वाला लाइन है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? तो हमारे PD वाले लाइन के पैरेलल है। इस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया। क्या सर हमें यही प्रूफ करना था? यस सर, हमें यही प्रूफ करना था कि हमारा PD BA के पैरेलल हो। अरे सर हमें प्रूफ करना था PD BA के पैरेलल हो, आपने प्रूफ कर दिया AB PD के पैरेलल हो। फर्क थोड़ी पड़ता भाई। तुम इसको AB की जगह PB, इसको AB की जगह BA बोल दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलो फिर भी तुम्हें वो प्रूफ करके दिखा देते हैं। इधर ध्यान देना, मैंने लिखा AB प्रूफ करो PD के पैरेलल, तो यहां पे इसको एक्सचेंज कर दो, यहां पे लिख दो PD पैरेलल है AB के। कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई तुम्हारी हाइट तुम्हारे भाई के हाइट के बराबर है, या तुम्हारी हाइट तुम्हारे दोस्त के हाइट के बराबर है, मैं ऐसा बोलूं या मैं ऐसा बोलूं कि तुम्हारे दोस्त की हाइट तुम्हारे हाइट के बराबर है, ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब तो सेम है ना। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। AB PD के पैरेलल है तो मेरा PD AB के पैरेलल है। और यहां पे AB को क्या लिख दूं मैं? अगर AB को BA लिख दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, AB लाइन और BA लाइन सेम है। तो मैंने लिख दिया कि मेरा PD जो है वो BA के पैरेलल है। इस तरीके से मैंने यहां पे चीजें लिख दी और अब आप देख सकते हैं कि वो चीज हमने प्रूफ कर दी जो हमें बोली गई थी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पूरा खेल था अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी आता है या नहीं आता। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी आपको बताई और फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप डिटेल में नोट डाउन करिए। गलती से भी ऐसा मत सोचिएगा अरे कुछ छोड़ देते हैं क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत नंबर चले जाते हैं। लिख लिया? मिटा दूं क्या? बहुत बढ़िया, हटा देते हैं। अभी इस पे आ जाओ, इसमें भी सारी चीजें लिखो, कहीं पे कुछ भी मत छोड़ो। लिख लिया? जबरदस्त। चलो भाई इसको भी अपन हटा देते हैं और अपन ऐसा करते हैं ना, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और एक और क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं। अब ये आता है एक और नया क्वेश्चन, पूरा फिगर पे बेस्ड है क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर, आपके पास जो फिगर गिवन है, आपका जो AB है ये CD के क्या है? पैरेलल है। डायग्राम में देखिए आपका जो AB है वो CD के पैरेलल है। प्रूफ वगैरह नहीं करना, फाइंड करना, तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, एंगल CDP जो है 35 डिग्री है। चलो लिखते चलो, जो चीजें दिए हैं उनको लिखते चलो। सबसे पहली चीज क्या दी गई है कि आपका जो AB है वो किसके पैरेलल है? हमारे CD के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आपको ये गिवन है कि एंगल CDP, एंगल CDP कितने के बराबर है? ये 35 डिग्री के बराबर है। ठीक है, आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है ये वाला एंगल BEF कितने के बराबर है? 75 डिग्री के। तो एंगल BEF जो है ये आपके 75 डिग्री के बराबर गिवन है। उसके आगे अरे हमको ये गिवन है कि आपका जो DQ है वो भी EF के पैरेलल है। तो ये भी लिख लो कि हमारा जो DQ है ये भी तो हमारे EF के क्या है? पैरेलल है। और अच्छी बात है, हमको ये तीन एंगल्स जो है यहां पे फाइंड करने हैं। तो लिख देते हैं भैया कौन कौन सा एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है एंगल AED। ठीक है, अगला कौन सा एंगल है? अगला एंगल है DEF, ये दूसरा एंगल फाइंड करना है। और तीसरा एंगल कौन सा है? तीसरा एंगल है PDQ, ये आपके पास तीसरा एंगल फाइंड करना है। ये तीन एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। क्लियर है? बहुत जबरदस्त।
पूरा फोकस डायग्राम पे रखना। कैसे? तो देखो, सबसे पहले कौन सा एंगल तुम बड़े ही आसानी से फाइंड कर पाओगे, तो मेरा ऐसा दिल कहता है कि जो AED वाला एंगल है ना, चुटकियों का खेल है निकालने में। कैसे? तो डायग्राम में देखो, यहां पे डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये है आपके पास CD, ये है आपके पास AE, ये है आपके पास CD, ये है आपके पास AE। आपका जो CD है आपके AE के पैरेलल है और यहां पे कुछ ऐसी लाइन आपको बना के दी गई है। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करा करो, चीजें बनेंगी। इस डायग्राम में जिस हिस्से को मैंने हाईलाइट किया, तुम सिर्फ उस हिस्से को यहां पे बनाओ, सिर्फ उतने हिस्से को। देखो जरा, तो ऊपर कौन सी लाइन बनी? ऊपर बनी आपके पास CD। नीचे कौन सी लाइन बनी? नीचे बनी आपके पास AE। इस तरीके से आपने दो लाइनें बनाई। क्लियर है? ठीक है। और यहां पे कुछ आपने ऐसा जोड़ा, इसको आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, आप इसको आगे और इसको भी आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, और ये जो लाइन बनाई है आपने इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। दिख रहा है ना डायग्राम? मिस तो नहीं हो रहा? दिख रहा है सर। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे आपका जो ये वाला लाइन है, ये नीचे वाले लाइन के क्या है? पैरेलल है सर। भाई ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये कौन सी लाइन है सर? ये ट्रांसवर्सल है। कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल है। अच्छी बात है सर। यहां पे ये एंगल जो है सर 35 डिग्री के बराबर गिवन है, और ये एंगल कौन सा एंगल है? AED। ये तो हमको कैलकुलेट करना है। अब एक बात मुझे इस डायग्राम को देख करके बताओ, भाई दोनों लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बनी है, दोनों लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बनी है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बने? जो सर आपने मार्क किए, ये AED है और ये CD, जो भी नाम है इसका, P है ना, तो CDP बोल दो। ये दोनों एंगल्स क्या बने? ये दोनों एंगल जो है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, जो कि क्या होंगे? जो कि इक्वल होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि मेरा जो एंगल AED है कितने के बराबर होगा? ये बराबर होगा 35 डिग्री के। मेरा जो एंगल AED है कितने के बराबर होगा? 35 डिग्री के बराबर होगा। रीजन लिखना बहुत जरूरी है। क्या रीजन है? रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसे मैंने ब्रैकेट में बना के लिख दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण मेरा जो AED है वो 35 डिग्री के बराबर हो गया। यार ये तो बड़ा आसान काम है सर, मजा आ गया, बहुत चीज समझ में आ गई। एक काम तो आपने सर कर लिया। सर दूसरा काम कुछ ऐसा है कि सर DEF को भी फाइंड करना है। तो पहले तो डायग्राम में DEF बनाना पड़ेगा, फिर ही तो फाइंड होगा। चलो आ जाओ, DEF के बारे में अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि DEF सर कैसे फाइंड करोगे। इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको भी हटा देते हैं, जरूरत तो अब है नहीं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना नहीं लिया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसी डायग्राम पे देखना, इस डायग्राम पे क्या आपको ये वाली लाइन दिख रही है? यस सर, ये वाली लाइन हमको दिख रही है। इस वाली लाइन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये एंगल कितना है सर? 35 है। ये एंगल आपके सामने दिख ही रहा होगा 75 है, और आपसे तलाश किसकी है? तलाश है DEF। DEF यही एंगल बनेगा DEF। देखो जरा, D है, E है, F है, ये जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा? ये आपके पास DEF बनेगा। आपको तलाश है एंगल DEF की। अब ध्यान से देखिए, हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इस स्ट्रेट लाइन पे हम ये पॉइंट E बना देते हैं। ध्यान से देखना, यहां पे आपने कुछ ऐसा किया, ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास E पॉइंट है, ये आपके पास D पॉइंट है। आप इसको ऊपर लेके गए F तक, और यहां पे आप पहुंचे B तक। इस तरीके से आपके पास पूरा डायग्राम क्रिएट हुआ। सिर्फ उतना ही हिस्सा बनाया जितना मेरे को जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक ही डायग्राम में गोदागादी करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, बाद में वो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायग्राम क्या था और हमने क्या कर दिया। तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए डायग्राम में उस हिस्से को सेपरेट कर लो जो हिस्सा तुमको चाहिए। अब देखो, अभी अभी इधर वाला एंगल कितना था? इधर वाला एंगल 35 था। हाँ सर, ये वाला एंगल कौन सा है सर? इसी की तो तलाश है DEF की। पर ये वाला एंगल कितना है सर? ये एंगल तो 75 है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया? क्या नहीं पढ़ाया सर? आपने पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने, उन सब का सम कितना होता है सर? उन सब का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो बस इन तीनों एंगल का सम करोगे तो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो कर दो ना, किसका इंतजार है? क्या करोगे?
यहां पे आप लिखोगे कि जब आपने 35 डिग्री करा, जब आपने एंगल DEF करा, और जब आपने ये कौन सा एंगल है, जब आपने ये 75 करा, तो आपको कितना मिला, आपको 180 डिग्री मिला। रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन बड़ा जरूरी है। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे तरीके से पूरा रीजन लिख दो, यहीं पे लिख दो, बाकी अपन अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स, क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा अपन ने यहां पे रीजन जो है ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, समझ गए ना, ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बने, तीनों का सम 180 होना चाहिए, सर ने हमको पढ़ाया था। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आ जाओ अगले पेज पे सॉल्व करें, चलो कर दो सर। तो ये कुछ 35 है, यहां पे कुछ एंगल DEF है, यहां पे कुछ आपके पास 75 है, ये बराबर है 180 के। किस किस को ऐड करोगे, 35 और 75 को ऐड कर दो भाई। 35 प्लस 75 कितना होता है, जल्दी बोलो, 70 प्लस 30 100, 5 प्लस 5 10, कितना बना, 110 बना। तो यहां पे आपने लिख दिया 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 को उस तरफ भेज दूं, भेज दो सर। तो DEF की वैल्यू होगी आपके पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। भाई 180 में से 110 को सब्सट्रैक्ट करना है, जल्दी सब्सट्रैक्ट करो, 70 मिलेगा। लो भाई हमने एंगल DEF फाइंड कर दिया, जो कि कितना है, जो कि 70 डिग्री है। दूसरा काम भी हो गया। अब बचता है सर एक थोड़ी सी और मेहनत, आप ना थोड़ी सी मेहनत करके हमको PDQ निकाल दो। पर PDQ निकालोगे कैसे सर, पहले उसको बनाओ, तो डायग्राम में वापस से उन चीजों को बनाइए जिन चीजों की हमें जरूरत है। तो हमको चाहिए ये वाला एंगल जो कि है PDQ, और अभी अभी हमने इस वाले एंगल को फाइंड कर लिया है DEF को, जो कि है 70 डिग्री। तो इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा अच्छे से एक्सटेंडेड वर्जन में बनाते हैं। ऐसा बनाया हमने, ऐसा बनाया हमने, यहां पे कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, सिर्फ इतना ही पोर्शन वहां पे आके बना लो। तो क्या क्या है, PDQ DEF, ये वाला पॉइंट जो है F है, गलती से मैंने उसको छुपा दिया, PDQ DEF, ओके डन। तो ये बन गया आपके पास P, यहां पे आ गए तो D, और ये गए तो आप Q, और यहां पे नीचे आए तो आपके पास है E, और ऐसे चले गए तो आपके पास है F। एग्जैक्टली उतना ही डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। सुनो अब मेरी बात, यहां पे तलाश किस एंगल की है, तलाश है इस एंगल की PDQ, तो यहां पे लगा दो क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले मतलब इसी पन्ने पे DEF मैंने 70 निकाला, यानी कि ये एंगल कितना है, ये एंगल जो है मेरे पास 70 डिग्री है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, इस पूरे फिगर में मुझे एक चीज क्वेश्चन में ही गिवन थी, मालूम है कौन सी चीज गिवन थी, कि मेरा जो DQ है वो मेरे EF के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में गिवन था कि मेरा जो DQ है वो EF के पैरेलल है। यहां पे DQ ये रहा, यहां पे EF ये रहा, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। एक्सटेंशंस, चीजों को क्या करो, बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो। देखो भाई, इस ट्रांसवर्सल को बढ़ा दो, इस लाइन को बढ़ा दो, इस लाइन को बढ़ा दो, आपने इस तरीके से बढ़ा दिया। अब ध्यान से डायग्राम को देखिए, यहां पे ऊपर वाली लाइन DQ है, नीचे वाली लाइन EF है, आपस में क्या है, पैरेलल है। इस पे बन क्या रहा है, ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन पे बनता है ट्रांसवर्सल, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है कहां, अरे सर एक ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यही दोनों तो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात खत्म। कंफ्यूज तो नहीं रहो डायग्राम में, नहीं हो रहे हो तो अच्छी बात है, हो रहे हो तो देख लो। जब लाइन ऐसे बनता था और ऐसे बनता था तो आप इन दोनों को कहते थे कॉरेस्पॉन्डिंग। अभी इसी फिगर को ना यू टिल्ट कर दिया है, ध्यान से देखो, इसी फिगर को क्या किया है, यू टिल्ट कर दिया है, और कुछ नहीं किया है, बस टेढ़ा कर दिया है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। पर अपन नहीं होंगे कंफ्यूज, क्योंकि हम समझते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आखिरकार होते कैसे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है PDQ, क्या लिखेंगे, हमारे पास जो एंगल बन रहा है PDQ, ये बराबर होगा किसके, DEF के, ये बराबर होगा एंगल DEF के। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि ये बन रहे हैं दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसा आपको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन नहीं लिखोगे नंबर जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, DEF कितना है, 70 है। यस सर, DEF कितना है, 70 है। तो देखो ना जरा, ये आपके पास P है, D है, Q है, DEF 70 है, तो बेसिकली आपका PDQ कितने के बराबर हो गया, वो आपके 70 के बराबर हो गया। कौन कितने के बराबर हो
हो गया, पीडीक्यू कितने के बराबर हो गया, 70 के बराबर हो गया, बिकॉज आपका डीईएफ कितने के बराबर है, 70 के बराबर है। क्या हमको यही तीसरी चीज फाइंड करने को बोली गई थी? यस सर, ये तीसरी चीज है आपके सामने, ये सेकेंड चीज फाइंड कर दी, और यहां पे तो मैंने आपके लिए फर्स्ट थिंग फाइंड कर ही दी थी, यानी कि क्वेश्चन जो है ना खत्म हो गया। जितनी भी चीजें मुझे करनी थी क्वेश्चन में, मैंने सारी चीजें आपके लिए यहां पे कर दी। अब क्या करो, सुकून से वीडियो को पॉज मारो, सारी चीजें लिखो, डिटेल में लिखो, कुछ भी मत छोड़ो। क्लियर? लिख लिया? जबरदस्त। हटा दें? हटा देते हैं। यहां पे आइए, सारी चीजें लिखिए, डिटेल में कुछ भी मत छोड़िए। लिख लिया? बहुत बढ़िया। हटा दें? हटा देते हैं। तो यहां पे आपका चौथा एग्जाम्पल भी होता है खत्म, और इसी के साथ जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकते थे इस चैप्टर तो नहीं, इस टॉपिक पे जो कि था एग्जाम्पल्स ऑन पैरेलल लाइंस, मैंने करवा दिए कायदे से ना। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्पल गिवन थे, मैंने ना भी कुछ तो 20-25 एग्जाम्पल से ऊपर आपको यहां पे सॉल्व करवाए हैं, 4-4 पार्ट बना के आपको सॉल्व करवाए हैं, और हर एक वेराइटी का क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे सॉल्व करवाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी ये चारों, अगर आपने देखी होंगी तो बहुत अच्छा होगा। अभी भगना नहीं है, कुछ और बातें हैं, उनका भी अपन यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुनिए, यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। भैया वो जगह है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। तो सर क्यों बोल रहे हो जाने को वेबसाइट पे? कारण यह है कि जब आप YouTube पे वीडियो देखते हैं ना, तो कुछ वीडियोस की सीक्वेंसिंग मिस हो जाती है। पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, 3 नहीं देखा, 4 पे कूद पड़े, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गए, कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए। ऐसे केस में ये वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो है बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज है। मैं सिखा देता हूं कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं सारा कंटेंट, जिसके लिए आपके लिए बहुत आसान काम हो जाए। तो सुनिए, आप क्या करेंगे, आप गूगल क्रोम खोलेंगे या फिर जो भी वेब ब्राउजर आप यूज करते हो आप उसको खोलना, ठीक है। उस पर टाइप करना www.magnetbrains.com, ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। इस वेबसाइट के अंदर आते ही सीबीएसई इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करिएगा, एंड क्लास 9th को आप सेलेक्ट करिएगा। तो क्लास 9th में जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे कोर्सेस आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। और यहां पे मान लो मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़नी है तो वॉच नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो एनसीईआरटी में जितनी चीजें कवर की हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, यहां पे एनसीईआरटी नाम लिखा है तो ये मत समझ लेना कि सर यहां पे सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी जितने भी एग्जांपल्स मैं करवाता हूं ये कहीं पे भी एनसीईआरटी के लेवल से लाख ज्यादा ऊपर के एग्जांपल्स में आपके लिए लेकर आता हूं, ठीक है। तो ऐसा गलती से भी दिमाग में मत डालना। एनसीईआरटी वहां पे इसलिए लिखा है जिससे आपको यह बताया जा सके कि हां, एनसीईआरटी की बुक के पैटर्न को फॉलो किया जाता है, यानी कि जो इस चैप्टर की सीक्वेंसिंग है, जो कॉन्सेप्ट की सीक्वेंसिंग है, उस तरीके से हम फॉलो अप करते हैं जिससे आपके स्कूल के करिकुलम से अपन एकदम एग्जैक्टली मैच कर सके, ठीक है। चलो इधर आ गए। इसमें जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना है उस चैप्टर पे क्लिक करना, उसकी वीडियोस आ जाएंगी, उनके वीडियोस पे क्लिक कर देना, वो वीडियोस प्ले हो जाएंगी। एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि सारी चीजें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। भैया किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक ले लो, सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बस आपको 3 काम जरूर करने हैं और याद से करने हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर तो करना है। भाई फ्री एजुकेशन है, जितनी दूर तक बात पहुंचे उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो बस इतना ही काम था, इतनी ही बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। बाकी एक छोटा सा और काम है जो आप कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। भाई कमेंट बॉक्स आपके सामने है तो जाके कमेंट करो ना, अच्छा कमेंट करो। अगर कुछ क्रिटिसाइज करना है, कुछ बातें आपको लगती है कि सर ये सजेशंस भी हैं, तो आप उनको भी पुट करिए। एंड अगर कोई डाउट्स हैं तो आप इस टॉपिक से रिलेवेंट, इस वीडियो से रिलेवेंट अगर कोई डाउट है तो आप उसको भी वहां पे पुट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को एड्रेस करते हुए मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। अभी लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो है लाइंस एंड एंगल्स में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। अब खुद सोचो, एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 के बीच में 4 एग्जांपल्स की वीडियोस लाया हूं मैं, तो कितना दमदार कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बस इसके बाद अपन एक्सरसाइज 6.2 का वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए ले आएंगे, जहां पे एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का जो है हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी लगे कमेंट बॉक्स आपके सामने है। सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर मोर ऑफ द वीडियोस।